है ना, सिंपल है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस लेते हैं। किसी इंसान से आर्ग्यू करना, हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है बच्चों के बीच में, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर के बड़ा ही ज्यादा कंफ्यूज। और कंफ्यूजन पता है क्यों होता है? क्योंकि प्रीपोजिशन एक तो होते इतने सारे हैं और ऊपर से एक प्रीपोजिशन 10 काम करता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कितने पढ़ें, कहां तक पढ़ें और कैसे इसको समझें। देखो जैसे कि ऑन को ही समझ लो। अब ये ऑन जो है ये एक प्रीपोजिशन है, लेकिन ये टाइम भी बताता है, तो ये प्लेस भी बताता है। अब होता क्या है ना बेटा, स्पेशली एरर करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे वहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग द एरर या एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस जो हैं, इसके अंदर ना बच्चे सोचते हैं टेंसेस की गलती होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती होगी, अरे और कोई बड़ी बड़ी मिस्टेक्स वो देखने लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, गलती निकलती है एक छोटे से शब्द में और वो नजरों से हमारे एकदम इग्नोर हो जाता है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और पता चलता है कि भैया आंसर ही गलत निकाला। तो ये जो छोटे छोटे दिखने वाले शब्द हैं, ऑन, इन, एट, ये सारे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस में। अधिकतर हमने देखा है कि प्रीपोजिशन के अंदर जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, यही पूरे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो होल्ड कर रहे होते हैं। तो अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एरर करेक्शन के क्वेश्चंस एकदम सही से सॉल्व कर पाओ, अगर एरर है तो आइडेंटिफाई कर पाओ और उसको सही से उसका सॉल्यूशन दे सको, उसे करेक्ट कर सको, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन को पढ़ना। बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैं तो नहीं बोलूंगी, हाँ, लेकिन देखो आपको जो पढ़ना है वो ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको थोड़ी लिमिटेड चीजें पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़ना है वो मैं बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, ध्यान से समझोगे ना, सच बता रही हूं, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तुम खुद बोलोगे कि मैम इतना बढ़िया तो कभी समझ में ही नहीं आया था, राइट? और अगर ऐसा महसूस हो, अगर लगे कि यस बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। शुरू करते हैं। अब प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले? तो बेटा प्रीपोजिशन का मतलब तुमने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है, ये देखो, हाँ, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि क्या, प्रीपोजिशन, प्री यानी कि क्या होता है, प्री यानी कि पहले, तो यानी ये पहले आते हैं पोजीशन में। किसके पहले पोजीशन में? अरे लाइन लग रही है अगर, तो किसी के तो पहले आते होंगे। तो बेटा देखो हमारे सेंटेंसेस में होता क्या है, हमारे सेंटेंसेस में बहुत सारे, ठीक है, हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो बेटा अब ये सेंटेंस को देखा जाए तो इस सेंटेंस में हमने क्या बोला, प्रीपोजिशन का क्या मतलब है कि ये पोजीशन में पहले होते हैं। लेकिन किस चीज की पोजीशन में पहले होते हैं? ये बेटा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं जनरली, ठीक है, नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं। और ये क्या करते हैं, ये नाउन प्रोनाउन से पहले आकर के इस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ जो है वो कायम करते हैं। ये काम होता है प्रीपोजिशन का। अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ें, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि कैट बैठी है, लेकिन टेबल के साथ उसका क्या रिलेशन है? आप कह लो इस सेंटेंस का इसके साथ क्या रिलेशन है, या इसका इस पूरे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है? तो कैट जो है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है। तो प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो यही काम करते हैं बेटा, ये सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना सेंटेंस के अंदर जब यूज होते हैं तो ये एक नाउन प्रोनाउन, ठीक है, नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और ये बताते हैं कि बाकी का जो सेंटेंस है उसका रिलेशन इस नाउन प्रोनाउन के साथ क्या है, ठीक है। ये अपने बाप यहां पे ना आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझने पड़ेंगे प्रीपोजिशन के, ठीक है। प्रीपोजिशन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है बेटा कि पूरी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, देखो ये छोटी छोटी चीजें अगर तुमने अभी समझ ली तो फिर प्रीपोजिशन चुटकियों का खेल है। तो पूरी हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, देखो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आप जानते हो ना, जब हमारा सेंटेंस बनता है तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, है कि नहीं? तो बेटा अब देखो वर्ब तो हमें पता है ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें कोई एक्शन बताते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, ये तो हमें पता है, छोड़ो। हम बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट बेटा या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन ही। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में आप सोचो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम कितना सुनते हैं बेटा, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता कौन है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझो कि एक उपाधि है,
प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, तो उसकी अपनी कुछ वो होती है ना कि अगर आपने इतने टाइम, अच्छा मुझे पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, प्रेसिडेंट बनने के लिए होता है ना कि आपको शायद जज बनना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसी कुछ वो होती है ना, क्राइटेरिया होता है। तो वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सब्जेक्ट बनना चाहते हो या ऑब्जेक्ट बनना चाहते हो तो आपको नाउन होना पड़ेगा या प्रोनाउन होना पड़ेगा, तभी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन पाओगे। 100 बात की एक बात मैं ये समझाना चाह रही हूं, ठीक है बेटा। तो अब यहां पे होता क्या है, देखो हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ब होती है जो कि अपने बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज करती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कभी कभी करती कभी कभी नहीं करती, वो एक अलग चीज है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, उसमें हम नहीं जाते, बट जनरली एक वर्ब होती है जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और पूरे इंग्लिश ग्रामर में अगर हम देखें तो बेटा ये जो प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशंस का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो ग्रामर के अंदर ये दो चीजें हैं जो अपना अपना ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। कौन, एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब अपने लिए ऑब्जेक्ट यूज करती है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलता है, अगर आपको पता करना है सेंटेंस के अंदर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो आपको वर्ब से पूछना पड़ता है व्हाट, या वर्ब से पूछना पड़ता है whom, तो जो आंसर निकलता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो यहां पे मैं बोलूं आई एम प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रही हूं, प्लेइंग whom, किसको खेल रही हूं, तो किसको का जवाब तो नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैं पूछूं कि वर्ब से क्वेश्चन कि क्या या किसको, तो जब मैंने वर्ब से पूछा क्या खेल रही हूं तो मेरे को जवाब मिला फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट ऐसे पता चलते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट कैसे पता चलते हैं बेटा, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इसका ऑब्जेक्ट बन ही जाएगा, और प्रेपोजिशन 110% हमेशा ऑब्जेक्ट लेते ही लेते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ना ले। क्या इतना आपको समझ में आया, क्या इतना क्लियर है बेटा, इतना डन है, बहुत सिंपल चीज बताई है, कुछ इतने बड़े बड़े मैंने रूल्स नहीं बोले, कोई इतनी बड़ी रामायण आपके सामने नहीं सुनाई, है ना, सिंपल है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, प्रेपोजिशन का मतलब है पोजीशन में प्री, यानी कि पोजीशन में पहले, किसके पहले, नाउन प्रोनाउन के पहले आते हैं, और उस नाउन प्रोनाउन का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से क्या मीनिंग है, क्या रिलेशन है वो बताते हैं। प्रेपोजिशन की हमने दूसरी बात क्या समझी कि पूरे ग्रामर में एक तो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है, पर वो तो कभी 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 लेती है कभी नहीं लेती, लेकिन प्रेपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा। प्रेपोजिशन में ऐसा केस नहीं होता कभी कि वो कभी तो ऑब्जेक्ट यूज करेगा कभी नहीं करेगा, प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट यूज करेगा 110%। अब हमें अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानना है कि वर्ब ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, देखो वर्ब का क्या है ना, उसकी मन की चलती है, उसे ऑब्जेक्ट चाहिए तो यूज करेगी, नहीं चाहिए तो यूज नहीं करेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि उसके पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आपको बस क्या पूछना होगा, व्हाट पूछना होगा या whom पूछना होगा, ठीक है। अगर इनका आंसर मिल रहा है यानी कि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, अगर इनका आंसर नहीं मिल रहा यानी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। और प्रेपोजिशन का क्या सीन है, ये तो हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, ऐसा कोई सीन हो ही नहीं सकता ग्रामर में जहां पे प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ना ले। और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते कौन है, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बन सकते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन है वो किसी और से कोई रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन उस पर अपना हक जमा लेता है और ये बोलता है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब तू मेरा ऑब्जेक्ट है। समझे, इतना क्लियर है बेटा, डन। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना रहेगा, ठीक है, कि प्रेपोजिशंस क्या करते हैं, अपना नाउन प्रोनाउन पे हक जमा लेते हैं, फिर वो उसके बाद उस नाउन प्रोनाउन को किसी और के साथ नहीं जाने देते, ठीक है जी। अब देखो, अब यहां पे बेटा क्या है ना, अब आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा प्रेपोजिशन का खेल है ना, ये बेसिकली टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो किस तरीके से पढ़ाया जाता है। प्रेपोजिशंस दो तरीके से पढ़ने होते हैं, एक प्रेपोजिशन होते हैं आपके एकेडमिक प्रेपोजिशन, ठीक है, एकेडमिक प्रेपोजिशन, एक होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रेपोजिशन। अब एकेडमिक प्रेपोजिशन में आप क्या पढ़ते हो बेटा, इसमें इन, ऑन, एट, ये सब जो है, अबव, अंडर, ये सब पढ़ते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेपोजिशंस में आप पढ़ते हो कि ऐसे वर्ड्स जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आना चाहिए, यानी कि वो हमेशा एक ही प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे और कोई नहीं। फिर ऐसे वर्ड्स भी आप पढ़ते हो जो कि अलग अलग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनका मीनिंग भी अलग हो जाता है। तो अब यहां पर बेटा क्या है ना,
मैं आपको दोनों ही चीजें पढ़ाने वाली हूं, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर हम देखें तो एकेडमिक में यानी कि स्कूल लेवल पर इन ऑन एट जो है वो बच्चों को बचपन में पढ़ा तो दिया जाता है, बच्चों को याद भी नहीं रहता। तो जब तुम्हें बेसिक ही नहीं याद तो तुम ये नहीं पढ़ पाओगे। और दूसरा अगर मैं बताऊं तो आजकल तो स्कूल के लेवल पे भी होने लग गया है कि भैया ये सभी पूछा जाता है, आपके सामने ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, एरर करेक्शन तो हमें हर जगह देखने को मिलता है। चाहे फिर आज हम देखें आज के टाइम पर कि चाहे फिर वो छोटे मोटे कोई एग्जाम्स क्यों ना हो, यानी कि स्कूल लेवल एग्जाम्स क्यों ना हो, या फिर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्यों ना हो, तो वहां पे भी ना पूछा जाता है कुछ ऐसे वर्ड्स की एरर होगा सेंटेंस में जिसके बाद प्रेपोजिशन आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बाद प्रेपोजिशन दिया होता है। ये सब अभी तुम्हें मैं क्लास में दिखाऊंगी, मैं पहले समझा दे रही हूं, पहले प्रूफ भी दिखाऊंगी तुमको कि कई बार ना अब हमें देखने को मिलता है एग्जाम्स में, चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या स्कूल लेवल एग्जाम हो, आजकल क्वेश्चंस हर जगह पे आ जाते हैं कि वर्ड्स जो है वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन नहीं यूज होना चाहिए। वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेते, लेकिन एग्जाम में वो आपको प्रेपोजिशन लगा के दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस शब्द के बाद प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने बाद एक फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे बाद यही प्रेपोजिशन आएगा और कोई नहीं आएगा, और जब ये प्रेपोजिशन आएगा तो इसका मीनिंग ये निकलेगा। तो अब होगा क्या कि वो आपको वहां पे एरर देखने को मिल सकता है कि हो सकता है वो आपको कोई प्रेपोजिशन लगा के ही ना दे। तो आपको पता होना चाहिए बहुत तेजी से कि यार इस शब्द के साथ तो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आना चाहिए, ये वाला प्रेपोजिशन ऑफ, ऑन, बाय यूज होना चाहिए, वरना तो ये गड़बड़ है। तो ये सब आपको पता तब चल पाएगा, एरर तब निकाल पाओगे जब ये आपको आता होगा। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशंस लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल ऑफ, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, ये वर्ड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशन ले रहा है। कॉल ऑन भी होता है, एक कॉल ऑफ भी होता है ना। तो अब ये सब है, ये आपको सीखना पड़ेगा बेटा, और जब आप ये सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि पूरे तरीके से प्रेपोजिशन जो है वो एग्जाम्स में भी देखो अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी, एरर करेक्शन अच्छे से निकाल पाओगे। अगर तुमने प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा तो कोई सेंस नहीं है, फिर देखो पूरा तुम्हारा जो तैयारी है पूरी की पूरी अधूरी रह गई, क्योंकि प्रेपोजिशन से अधिकतर हमें देखने को मिलता है कि एरर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने वाली हूं। अब मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि ये जो ना ये है फिक्स्ड वर्ड्स जो कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं, ये बहुत सारे हैं भाई, ये 100 200 300 कुछ हैं। तो ये ना आपको मैं बोलूं कि बेटा ये मैं आपको पढ़ाऊं तो 100 300 ये वर्ड्स जो है ये पढ़ने का मतलब नहीं है। इसकी पूरी एक पीडीएफ है, ठीक है, ये आप जो है ये पीडीएफ बेटा वैसे है बहुत सारे ये, ठीक है। यहां से अधिकतर ना एग्जाम में हम देखें तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ये इतना ज्यादा असर करता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए ये आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ना चाहो तो मैं एक पीडीएफ जरूर शेयर करूंगी जिसमें बहुत सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाले वर्ड हैं, और उसमें लिखा होगा कि इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन लगेगी तो ये मीनिंग निकलेगा, इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन लगेगी तो ये मीनिंग निकलेगा। वो आपको लर्न करना है, ये बेसिकली वोकैबुलरी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप अपनी वोकैब इंप्रूव करने के लिए इसको गो थ्रू करेंगे। बाकी हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है ये, आज हमें पढ़ना है ये और ये, क्योंकि यहां से एरर्स आते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आ जाता है बेटा टू एंड टूवर्ड्स। अब यहां पर अगर हम देखें तो टू और टूवर्ड्स कहां कहां पर यूज होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले ये मैं हटा देती हूं, हाँ। तो सबसे पहले टू एंड टूवर्ड्स में अगर हम देखें तो बेटा टू का मतलब क्या होता है, टू का इस्तेमाल होता है जब हम अपनी डेस्टिनेशन बताना चाहते हैं कि हम किस जगह जा रहे हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन टूवर्ड्स का इस्तेमाल होता है जब हम डायरेक्शन बताना चाहें कि हम किस ओर में जा रहे हैं। तो बच्चे ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू कहां लगेगा, टूवर्ड्स कहां लगेगा। देखो सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। सोचो आप अपने घर पे निकले, ठीक है, और आप रास्ते में, आप जैसे घर से बाहर निकले, आप जा रहे थे अपने ट्यूशन, और रास्ते में आपको मिल गया कौन, आप ट्यूशन या कोचिंग जा रहे थे और रास्ते में आपको मिल गया आपका एक दोस्त। आपने अपने दोस्त से पूछा कि हाँ यार राजू तू कहाँ जा रहा है, तो राजू ने बोला कि अरे यार कुछ नहीं, वो मैं बस ये मार्केट जा रहा हूं। तो अब अगर हम इसको समझे इंग्लिश में तो क्या बोला जाएगा कि राजू बोलेगा आई एम गोइंग टू मार्केट, क्योंकि वो मार्केट ही जा रहा है, वही उसकी डेस्टिनेशन है। लेकिन बेटा अगर वो ये कहने लग जाए कि अरे भाई कुछ नहीं, वो मैं थोड़ा ना ऐसे बाजार की तरफ जा रहा था, तो यहां पर यानी कि वो मार्केट नहीं जा रहा, वो तुम्हें अपने आप समझ में आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं बाजार या मार्केट की तरफ जा रहा हूं, मार्केट नहीं जा रहा हूं। हो सकता है मार्केट की तरफ जो वहां जा रहा है उसके आसपास उसके दोस्त वेट कर रहे हो, या हो सकता है कि उधर ही कहीं पे अपने किसी कोचिंग में जा रहा हो वो भी। तो वो आपको बस एक अंदाजा दे रहा है कि मैं उस ओर जा रहा हूं, उधर नहीं जा रहा। तो इसका इंग्लिश जब बनेगा तो ये बनेगा कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। तो यहां पर अब आपको समझ में आया बेटा कि आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा। टू मतलब कि वहीं जा रहे हो, और टूवर्ड्स मतलब उस दिशा में जा रहे हो, लेकिन वहां पर
नहीं। तो टू क्या बोलता है? डेस्टिनेशन। टुवर्ड्स क्या बोलता है? डायरेक्शन। जैसे कि आपके सामने दो क्वेश्चंस दिए हैं, I am going to या towards the airport to see off my cousin। अब आप बताओ यहां पे to आना चाहिए या towards आना चाहिए? वीडियो को पॉज करो और जल्दी से आंसर करो। अब लिखा है I am going to या towards the airport, I can surely drop you midway। क्या होना चाहिए बेटा करेक्ट आंसर? तो देखो आप इजीली इसका आंसर जो है यहां पर निकाल पाओगे, क्योंकि यहां बोला जा रहा है कि I am going, अब आप एयरपोर्ट जा रहे हो अपने कजन को सी ऑफ करने, यानी कि एयरपोर्ट की डायरेक्शन में थोड़ी जाओगे। सी ऑफ करने जा रहे हो तो बेटा एयरपोर्ट पे ही तो सी ऑफ करोगे, यानी कि एयरपोर्ट तुम्हारी डेस्टिनेशन है, एयरपोर्ट की डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, एयरपोर्ट ही जा रहे हो ताकि अपने कजन को बाय बाय बोल सको। तो यहां पे आई एम गोइंग टू होना चाहिए और टूवर्ड्स नहीं। लेकिन यहां अगर हम देखें तो मीनिंग क्या निकल रहा है सेंटेंस का कि आई एम गोइंग डैश एयरपोर्ट, आई कैन श्योरली ड्रॉप यू मिडवे, कि मैं उसी दिशा में जा रहा हूं। कहीं से भी हमें सेंटेंस में समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा डेस्टिनेशन है या तुम्हें एयरपोर्ट ही जाना है किसी काम से, बस इतना समझ में आ रहा है कि तुम उस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहां पे क्या बोलेंगे कि हाँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ सकता हूं। तो बेटा ये आपको समझना पड़ेगा, टू का मतलब कि डेस्टिनेशन है, टूवर्ड्स का मतलब कि दिशा है। अगला आ जाता है टू और फॉर। अब देखो टू और फॉर हम कब यूज करते हैं? टू और फॉर ना जगहों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कैसे? देखो अगर आपके सामने दिया है गो या गेट, या आपके सामने लिखा है सेंड समवन या सेंड समथिंग, या लिखा है कम और रिटर्न, तो ये अगर वर्ब्स हैं आपके सामने, ठीक है, तो इनके बाद आप टू लगाते हैं और फिर जो भी जगह है वो लगाते हैं। तो इनके साथ क्या लगता है? टू लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या हो जाएगा? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर बेसिकली क्या होना चाहिए, यहां पर आपके सामने अगर ये क्वेश्चन दिया गया तो आप इसे खुद ही समझो। यहां पे बोला गया है कि सेंड द बॉय, ठीक है, डैश माय केबिन। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं कि लड़के को भेजो मेरे केबिन में। तो बेटा हमने क्या देखा कि सेंड अगर किसी व्यक्ति को या किसी चीज को भेज रहे हैं तो आप टू लगा के जगह का नाम लिखते हो। तो यहां पे क्या होना चाहिए? टू माय केबिन होना चाहिए, यहां पे फॉर नहीं लगेगा या और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि लीव या स्टार्ट, अगर ये दोनों शब्द लिखे हैं तो उसके बाद आप फॉर लगाते हो, फिर जगह का नाम लिखते हो। जैसे कि आई एम लीविंग डैश लंदन, तो आई एम लीविंग टू लंदन नहीं आएगा, आई एम लीविंग फॉर लंदन आना चाहिए। आया समझ में बेटा? ठीक है। अब जैसे एक और मैं अगर सेंटेंस आपके सामने दे दूं, ओके, सेंड द चलो ये थोड़ा सा पास हो गया, हाँ, सेंड द पार्सल डैश माय सेंड द पार्सल ऑफिस, ठीक है। अब यहां क्या आना चाहिए? तो आप किसी चीज को भेज रहे हो ना बेटा, किसी चीज को भेज रहे हो, सेंड समथिंग, पार्सल एक चीज है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? देखो अगेन यहां पर टू आएगा, राइट, ठीक है। अब वैसे ही अगर आपके सामने कम लिखा है, कम टू माई प्लेस, ऐसे कम फॉर नहीं लिखते, यू कैन कम टू माई प्लेस, तुम मेरे जगह आ सकते हो, मेरे घर पे आ सकते हो, ठीक है। तो इन सभी के साथ क्या लगता है यहां पे? जैसे कि आई एम, गो का देख लो, गो का क्या लगता है? आई एम गोइंग फॉर लंदन या फॉर दिल्ली नहीं, आई एम गोइंग टू लगता है। तो ये सभी वर्ड्स अगर हैं तो इनके साथ आप पहले लगाएंगे टू प्रेपोजिशन और फिर जगह का नाम लिखते हैं। और अगर लीव या स्टार्ट लिखा हुआ है तब आप फॉर प्रेपोजिशन लगा के जगह का नाम लिखते हैं। जैसे कि हिज फादर इज लीविंग, ठीक है, फॉर ओहायो नेक्स्ट ईयर, तो उसके पापा ओहायो के लिए निकल रहे हैं अगले साल, तो फॉर लगाएंगे। क्लियर है बेटा? चलो अगला हमारे सामने आ जाता है होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। होम के साथ होता क्या है, कई बारी होम के साथ हम टू, आपने सुना होगा ना कि होम के साथ जो टू प्रेपोजिशन है वो नहीं लगाई जाती, लेकिन कहीं कहीं लगाई भी जाती है। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि ही इज नॉट वेल टुडे, हेंस ही इज गोइंग टू होम। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आप मुझे बताएंगे। और अगर फिर मैं यहां पर ये वाला सेंटेंस लिखूं कि यू सीम
sick, I can take you to my home। क्या ये सेंटेंस ठीक है बेटा? सेंटेंस नंबर 1 करेक्ट है या नहीं? जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करो और जल्दी से आंसर कर दो, ठीक है। एंड सेंटेंस नंबर 2, क्या ये सेंटेंस ठीक है या नहीं? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आंसर कर दो। तो यहां पर अगर हम देखा जाए तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस गलत है। और अगर हम देखें तो ये वाला सेंटेंस एकदम ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको समझना पड़ेगा हमारा एक कॉन्सेप्ट की पहली बात तो आपने ना पढ़ा होगा, बहुत सी जगहों पर आपको बचपन में बताया होगा कि होम के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगता और टू तो बिल्कुल नहीं आता। आई एम गोइंग टू होम, ये तो कभी नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। या ही इज गोइंग टू होम, तो होम के साथ टू तो कभी नहीं लगता। इसके पीछे का रीजन है। तो इसी वजह से हमने यहां पर क्या करा, ही इज नॉट वेल टुडे, आज वो ठीक नहीं है, हेंस वो घर जा रहा है। तो यहां पर होम के साथ टू नहीं लगता, तो ये गलत है। लेकिन वहां पर यहां तो लगा हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, कि आपको समझना पड़ेगा होम ना 2 तरीके से काम करता है। अगर होम एक नाउन के तरीके से काम कर रहा है तो आप टू लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर होम एक एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है तो बेटा उसके साथ टू नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम जब भी वर्ब और एडवर्ब को साथ में लिखते हैं तो इनके बीच में कोई दूसरा इंसान नहीं आना चाहिए। वर्ब एडवर्ब साथ में ही यूज होते हैं, ठीक है। आया बेटा समझ में? वर्ब एंड एडवर्ब साथ में यूज होते हैं, उनके बीच में कभी भी हम कोई भी दूसरा शब्द या प्रेपोजिशन जैसे शब्द जो हैं वो नहीं डालते। तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि मैम होम जो है वो कब एक सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है? देखो यहां क्या हुआ ना बेटा, यहां पर जो होम है वो क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहां पर क्योंकि वो एडवर्ब का काम कर रहा है तो भाई यहां पे वर्ब को और एडवर्ब को, वर्ब एंड एडवर्ब के बीच में आप कोई शब्द नहीं डाल सकते, इसलिए यहां पर आपने टू लिखा है तो गलत है। लेकिन यहां पर जो होम है वो एक नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन के साथ तो आप प्रेपोजिशन लगा सकते हो ना, है कि नहीं? नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगा सकते हो क्योंकि प्रेपोजिशन आ जाएगा तो वो उस नाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना लेगा। क्लियर है बेटा? डन है? ओके जी। तो यहां पर आपको सबसे मेन चीज है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मैम हमें कैसे पता चलेगा होम कब एडवर्ब है कब नाउन है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपको कैसे पता चला कि यहां पर होम जो है वो एडवर्ब है और यहां पर नाउन है? स्पेलिंग तो सेम है, शब्द तो सेम है। तो मुझे ऐसे पता चला कि बेटा अगर देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? एडजेक्टिव तो नाउन के लिए ही यूज होगा, सीधी सी बात है। तो जब भी कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव होम के साथ लिखा हुआ है दैट मींस होम तब नाउन का काम कर रहा है। सीधी क्लियर बात, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, तो ये जब भी आपको देखने को मिलते हैं तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो मैंने यहां लिखे हुए हैं। ये दोबारा बता रही हूं, ये एडजेक्टिव है, आता किसके लिए है? नाउन के लिए आता है। तो भाई जब नाउन के लिए आता है तो यानी कि अगर होम के पहले आपको कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है तो यानी कि क्या है ये? होम। तब ये होम एक नाउन का काम कर रहा है बेटा, और क्योंकि तब ये नाउन का काम कर रहा है तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? तब आप उसके साथ ये टू जो प्रेपोजिशन है इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया ही नहीं है कहीं पर भी तो समझ जाओ कि फिर वो एक एडवर्ब है। तो यहां पर ही इज गोइंग होम आना चाहिए, ठीक है। वो जा रहा है कहां? वो जा रहा है घर। तो यहां पर बेटा तब आप ये वर्ब और एडवर्ब के बीच में किसी को भी नहीं घुसाएंगे, कोई टू नहीं आना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना समझ में आया आप लोगों को सभी को? जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। जी बेटा डन है, क्लियर है सभी को? ओके देखो यही चीज यहां पर भी दी गई है, आई एम गोइंग टू हिज होम। और यहां पर देखो अगर मैं इसको मिटा देती हूं, चलो अगर हम ऐसे देखें आई एम गोइंग टू हिज होम और यहां पर नीचे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू होम, तो दोनों के अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है? चलो इसे मिटाते हैं और दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग होम और आई एम गोइंग टू हिज होम। तो इसके अंदर बेटा क्या है डिफरेंस? ठीक है, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि यहां पर जैसे ही ये लगा हिज, तो हिज क्या है? हिज है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो बेटा इसका मतलब कि ये क्या है? तो ये एक नाउन है। तो नाउन है तो नाउन के साथ आप यूज कर सकते हो प्रेपोजिशन, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन वहीं पर आई एम गोइंग टू होम, क्या होम के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव है? माय, योर, हिज? नहीं ना। तो यानी कि ये होम क्या है? ये एक एडवर्ब है, और क्योंकि ये एडवर्ब है तो वर्ब ये दी गई है। वर्ब एडवर्ब के बीच में कुछ नहीं आता, टू को हटा दो। सिंपल, क्लियर?
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है? अलोंग का मतलब होता है सीधी लाइन में, या फिर सेम सेम सीधी लाइन में, या फिर के साथ साथ, किसी चीज के साथ साथ चलना उसको हम बोलेंगे, या किसी चीज के साथ साथ होना उसको हम तब यूज करते हैं वहां पर प्रेपोजिशन अलोंग। ठीक है। He was walking along the railway track। तो ये बहुत ही पपलू सी ड्राइंग बनाई है, लेकिन दोबारा से ऐसी ही एक पपलू सी ड्राइंग बनाती हूं मैं। ठीक है। सोचो कि ये एक रेलवे ट्रैक है। ठीक है। मान लीजिए बेटा ये एक रेलवे ट्रैक है। अब कोई इंसान है और वो रेलवे ट्रैक के साथ 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 चल रहा है। तो क्या हुआ? सेम लाइन में, जिस लाइन में सीधा रेलवे ट्रैक डला हुआ है, बिछा हुआ है, उसी सेम लाइन में ये इंसान भी चल रहा है। या फिर हिंदी में देखो तो रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहा है। तो मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा? के साथ साथ। तब हम क्या बोलेंगे? ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। तो अलोंग का मतलब क्या होता है? के साथ साथ। क्लियर? इजी? ओके। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई हैव अदर वर्क टू डू अलोंग विद दिस, मेरे पास और भी काम है करने के लिए इसके साथ, मतलब कि इस काम के साथ साथ और भी काम है मेरे पास। ठीक है। या शी वॉज वॉकिंग अलोंग, है ना, आप कह सकते हो शोर। तो वो शोर यानी कि वो जो समुद्र का तट होता है उसके साथ साथ चल रही थी। ठीक है। तो यहां पे अलोंग आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब अक्रॉस का मतलब समझो। देखो यहां पे क्या है, यहां पे हमारे ये है मिस्टर डकी। ठीक है। ओके। मिस्टर डकी सब लोग जानते ही होंगे। मिस्टर डकी को नहीं जानते हो तो मिस्टर डकी देखो हमारे एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो हमारी क्लास में आते हैं। ठीक है। तो मिस्टर डकी है ये। अब आप देखो अक्रॉस का मतलब होता है मूवमेंट, एक एंड से, एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड जाना मूवमेंट होती है अगर, तब हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर पोजीशन जो है, ठीक है, वो उस पार है या ऑपोजिट साइड है, तब हम इस्तेमाल करते हैं क्या? अक्रॉस का। देखो दोनों चीजें बताती हूं। अगर हम यहां देखें, ये टेबल है, ये मिस्टर डकी है और ये मिस्टर डकी की गर्लफ्रेंड है। ठीक है। ये दोनों लोग बैठे हैं टेबल के इधर उधर। तो यहां पर बेटा हम कैसे बोलेंगे? अब यहां पर अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो मिस्टर डकी के उस पार पोजीशन क्या है? तो अगर पोजीशन किसी चीज के उस तरफ है, उस पार है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ऑपोजिट साइड में है। यानी कि तुम जैसे सोचो कोई एक शहर है, ठीक है, ये एक शहर का नक्शा है और ये शहर में, है ना, आप इधर रहते हो, यहां पे आप रहते हो, ठीक है, मिस्टर डकी यहां रहते हैं, है ना, और मिस्टर डकी की जो गर्लफ्रेंड है वो शहर के दूसरी तरफ रहती है ना, शहर के दूसरी तरफ मिस्टर डकी की गर्लफ्रेंड जो है मिस डकी वो यहां रहती है। तो अब यहां पे क्या हुआ बेटा? तो मिस्टर डकी क्या बोलेंगे कि माय गर्लफ्रेंड लिव्स अक्रॉस द टाउन, यानी कि अक्रॉस द टाउन यानी कि शहर के दूसरे तरफ जो है, ऑपोजिट तरफ जो है, वो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है। तो बेटा यहां पर आप जब पोजीशन बताना चाहते हो कि भाई ये एक जगह है, इस जगह में इधर मैं और ऑपोजिट तरफ या दूसरी पार, दूसरे किनारे, ठीक है, जब आप ये कहना चाहते हो कि एक छोर पे मैं रहता हूं और मेरे से दूसरे छोर या दूसरे किनारे पर कोई और इंसान रहता है, तब आप पोजीशन बताना चाहते हो तो भी अक्रॉस का यूज करते हो, या मूवमेंट हो रही है कि एक छोर या एक किनारे से, एक एंड से चल करके अगर दूसरे एंड पे जाया जा रहा है तो भी अक्रॉस का इस्तेमाल होता है। देखो अब अगर जैसे मिस्टर डकी यहां बैठे हैं तो वो क्या बोलेंगे इस सेंटेंस में? वो बोलेंगे कि मिस्टर डकी की गर्लफ्रेंड टेबल के उस पार बैठी है, ठीक है, उस पार, यानी कि मिस डकी इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल। टेबल के उस पार यानी कि क्या है? मिस्टर डकी बोलेंगे कि माय गर्लफ्रेंड इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल, कि टेबल के उस पार, ठीक है, इस एंड पे मैं बैठा हूं तो उस एंड पर मेरी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है। अब यहीं पर बेटा अगर मूवमेंट है तो यहां पे और एक बहुत ही वाहियात सी तुम्हें ड्राइंग दिखाते हैं हम, ठीक है। सोच लो कि हमारा ये डॉगी है, ठीक है, ये हमारा डॉगी है, मिस्टर डॉगी, तो या मिस्टर डॉगेश, ठीक है, ये हमारे मिस्टर डॉगी जो है, ये होता क्या है कि ये ना भाग के, अब ये रोड के इस पार है, इस किनारे पर है, इस छोर पर है या इस एंड पर है, तो ये अगर डॉगी मूव करके किनारे पे, रोड के इस किनारे से मूव करके भाग के इस किनारे पे आता है तो सेंटेंस क्या बनेगा? द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, यानी कि रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे, एक छोर से दूसरे छोर, एक एंड से वन एंड टू अनदर, यहां तक, तो हम अक्रॉस बोलते हैं, द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। अब यहीं पर सोचो बेटा, ये हमारा स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, तो एक इंसान ने यहां से तैरना चालू करा और तैरते 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 वो इस एंड तक आ गया, तब हम क्या बोलेंगे? ही रैन अक्रॉस द स्विमिंग पूल, ठीक है, रैन कह रही हूं, ही स्वैम,
ठीक है, उसने, ठीक है, पूरा स्विमिंग पूल के एक एंड से स्विमिंग करते हुए वो दूसरे एंड तक गया, तो अक्रॉस द स्विमिंग पूल बोलेंगे, या फिर इस एंड से, मान लो इस छोर से स्विमिंग पूल के इस छोर तक चला गया, इस एंड तक चला गया, तो भी अक्रॉस बोल सकते हैं। तो मूवमेंट हो रही है एक किनारे से दूसरे किनारे, तो भी। अब सोचो, मान लो कि एक कमरा है, एक कमरे में आप ना एक किनारे में खड़े हो, ठीक है, सोचो ये हमारा कमरा है, एक किनारे में एक इंसान खड़ा है, ठीक है, और आप पार्टी चल रही है, आप अपने फ्रेंड के घर पे आए हो, बर्थडे पार्टी में, आप यहां खड़े हो, और आपने देखा कि उधर किनारे से एक आपका दूसरा फ्रेंड आया, तो अब आप इस किनारे से चल के उस किनारे तक जाओगे अपने दोस्त से मिलने, तो हम क्या बोलेंगे कि ही या यू वॉक्ड अक्रॉस द रूम टू मीट योर फ्रेंड। आप कमरे के इस किनारे से उस किनारे तक गए हैं अपने दोस्त से मिलने, तो ये भी वॉक्ड अक्रॉस द रूम होता है। ठीक है बेटा, आया समझ में, क्लियर है? चलो अगला, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, अपोजिंग समवन या समथिंग। अगेंस्ट का मतलब एक ये होता है कि आप किसी चीज के खिलाफ हो। आई एम अगेंस्ट वायलेंस, मैं वायलेंस के खिलाफ हूं, तो ये अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, खिलाफ भी मीनिंग होता है। अपोजिंग समवन या समथिंग, कि आप किसी चीज के खिलाफ हो या किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, ठीक है, तो भी हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अगेंस्ट का इस्तेमाल क्या होता है? प्रेसिंग ऑन, सहारे खड़े होना। अगर आप किसी चीज के सहारे पे खड़े हो, टेक लगा करके, प्रेसिंग ऑन यानी कि आप प्रेस कर रहे हो, है ना, ऐसे टेक लगा के खड़े हो, तो भी अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेट्रो में बोला जाता है ना, अनाउंसमेंट होती है ना, डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द डोर्स, द डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट। तो ये क्या होता है कि भैया डोर के सहारे, दरवाजे के सहारे मत खड़े हो, खुलेंगे दरवाजे और तुम गिर पड़ोगे, तो दूर खड़े रहो। तो अगेंस्ट द डोर का मतलब क्या है? डोर के सामने खड़े नहीं होना है। मतलब ऐसा देखो, अगेंस्ट का मतलब ये नहीं है कि यहां दरवाजा है और मैं दरवाजे के सामने उसे देखते हुए खड़े हुई हूं। अगेंस्ट का मतलब वहां पर किस मीनिंग में निकलता है कि उसके सहारे नहीं खड़ा होना, यानी कि तुम दरवाजा है तो दरवाजे पे ऐसे टेक लगा के मत खड़े हो, दरवाजा खुलेगा तुम बाहर गिरोगे। ठीक है, तो अगेंस्ट का मतलब ये भी होता है। यू कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द लॉ। अब यहां पे इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट का यहां पे मतलब है कि कानून के खिलाफ तुम नहीं एक्ट कर सकते, है ना। अब यहां पे ये खिलाफ का मीनिंग दे रहा है। अब यहां ही स्टैंडिंग अगेंस्ट द डोर, यानी कि वो दरवाजे के सहारे खड़ा है, तो ये सहारे का मतलब दे रहा है। क्लियर है बेटा? इजी इजी है। ओके, चलो अगला देखो, बिटवीन। अब यहां ना आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्या है? इंपॉर्टेंट ही है कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि जब तक इसका इस्तेमाल नहीं जानोगे तो फिर तो कभी तुम इसको वैसे भी नहीं, इसके एरर निकाल पाओगे। तो पहले इस्तेमाल जानो, ठीक है, बाकी फिर आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। बिटवीन, अमंग एंड एमिड। बिटवीन का मतलब क्या होता है? दो के बीच। अमंग का मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा के बीच। एमिड का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के बीच। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे मिस्टर डकी हैं, ठीक है। अब ये जो मिस्टर डकी हैं, ये दोबारा से देखो, अगर हम बोले तो ये दो पेड़ों के बीच में खड़े हैं, तो हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग बिटवीन द टू ट्रीज। ठीक है, अगर यहां पे दो बिल्डिंग्स हैं तो हम क्या बोलेंगे? बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो बेटा अगर दो चीजों के बीच है तो आप वहां पर बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, ये बहुत छोटी क्लासेस में, 5वीं 6वीं में ही शायद पढ़ा दिया गया था कि डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स, जो चॉकलेट्स हैं वो बांट दी जाए। अगर दो लोगों के बीच में बट रही हैं तो बिटवीन द टू विनर्स, ठीक है, दो विनर्स के बीच में बांट दी जाए। या फिर अगर आप दो से ज्यादा के बीच की बात कर रहे हो, अगर आप देखो जैसे मिस्टर डकी हैं, वो दो से ज्यादा पेड़ हो गए, 3-4 पेड़ हैं, उनके बीच में खड़े हैं, तो आप अमंग का यूज करते हो। ठीक है, ही स्टैंडिंग अमंग द ट्रीज। वैसे ही सोचो कि अगर हम बोले कि डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स, अब यहां पर पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबके बीच में बटेगी चॉकलेट, तो हम बोलेंगे अमंग द स्टूडेंट्स। आया समझ में? तो अमंग का इस्तेमाल तब होता है। एमिड का इस्तेमाल तब होता है बेटा जब कोई अनकाउंटेबल नाउन है और उसके बीच, यानी कि अगर मैं बोलूं कि इतनी भसड़बाजी के बीच, इतनी टेंशन के बीच, इतने केओस के बीच, ठीक है ना, मैंने अपनी जिंदगी में शांति ढूंढ ही ली। तो बेटा केओस, भसड़ जो हम बोलते हैं, है ना, दिल्ली गुड़गांव की, हरियाणा की लैंग्वेज में भसड़ बोलते हैं। तो अब ये भसड़ अगर हम बोले तो हम क्या बोलेंगे? भाई इसको गिनती कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। केओस की गिनती हो सकती है? नहीं हो सकती, तो एमिड बोलते हैं। ठीक है, अब सोचो कि कचरे का ढेर है ना, सोचो कि पाइल ऑफ या हीप ऑफ गार्बेज है, ठीक है, ये गार्बेज है, गार्बेज की गिनती कर सकते हो? अरे भैया एक मग है तुम्हारे पास, एक मग है, सोचो मेरे पास तो यहाँ 3-3 रखे हैं, चलो दिखा देती हूँ अपना मग कलेक्शन, दिखाती हूँ तुमको मैं अपना, ठीक है। सो इमेजिन ये एक मेरा मग है, ये एक मग है, ठीक है ना,
और यहां पर हमारा ये थर्ड मग है। सो ये अगर मेरे पास मग है तो इसकी गिनती मैं कर पा रही हूं बेटा, ये कितने हैं, ये 3 है नंबर में, है ना, ये कितने हैं, ये नंबर में 3 है। लेकिन अगर अभी मैं इसको फोड़ दूं, जो कि मैं फोड़ने नहीं वाली, मुझे बहुत प्यारे हैं, तो अगर मैं इनको फोड़ दूं, अगर ये नीचे गिर जाए तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, टुकड़ा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टूट जाएगा पूरा का पूरा, है कि नहीं, तब उसकी गिनती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो यहां पर आप समझो कचरा जो है, कचरे के अंदर बहुत सारा मलबा वगैरह सब पड़ा रहता है। अब आप सोचो कि कचरे की गिनती नहीं हो सकती, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बीच तुमको एक सोने का सिक्का मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन एमिड द हीप ऑफ गार्बेज या पाइल ऑफ गार्बेज, कि जो गार्बेज का ढेर है उसके बीच, तो एमिड का मतलब क्या है, बीच, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के बीच, ठीक है, ओके, तो मुझे एक सोने का सिक्का मिला। क्लियर बेटा, तो ये हो जाता है। अब देखो यहां पे सेंटेंस, अब सेंटेंस में मैंने क्या बताया है कि अगर ऐसा लिखा है कि फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स, तो 2 बेटों के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड हुई है, तो बिटवीन आ रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन वहीं पर अगर हम बोले कि फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, अब यहां पे 3 लड़कियां हैं, तो बेटा अमंग होना चाहिए। अब यहां देखो नीचे, आई फाउंड पीस एमिड क्योस, कि भाई अब इतने सारे भसड़ में, इतने सारे क्योस में, उसके बीच मैंने अपनी शांति ढूंढ ली, तो एमिड का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, क्लियर है, ओके, इजी। नेक्स्ट पे आ जाओ, अमंग और अमंगस्ट भी सीख लो बेटा। अब देखो वैसे तो कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, अमंग का इस्तेमाल तुम हर बार कर सकते हो जब जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच की बात हो, जब जब डिस्ट्रीब्यूशन हो, या जब जब आप बताना चाहो कि 2 से ज्यादा के बीच, हर जगह पे अमंग आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूं बस फॉर योर लर्निंग पर्सपेक्टिव के अमंगस्ट भी एक वर्ड होता है। अमंगस्ट और अमंग में सिर्फ इतना फर्क होता है जैसे ए और एन, ए और एन का इस्तेमाल एक ही होता है, बस ए और एन में क्या होता है, एन का इस्तेमाल तब होता है जब वॉवल साउंड आती है, बाकी जगह ए। तो अमंग जो है ना वो क्या है, वो हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। अमंगस्ट हम सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई वॉवल साउंड हो, जैसे कि ही डिवाइडेड द स्वीट्स अमंग अस, और नीचे लिखा है ही डिवाइडेड द स्वीट्स अमंगस्ट अस। तो बेटा अगर देखा जाए तो दोनों ही सेंटेंसेस ठीक हैं, है ना। अगर आप देखो अमंग का इस्तेमाल यूनिवर्सल है, जब भी आप अगर बोलना चाहो कि 2 से ज्यादा लोग हैं, हम सभी के बीच में स्वीट्स को डिवाइड किया, तो हम सभी यानी कि हम 2 से ज्यादा ही हैं, तभी यहां अमंग आया है। तो अस के साथ आप अमंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अमंग हर जगह इस्तेमाल होगा, लेकिन अमंगस्ट सिर्फ और सिर्फ तब होता है जबकि वॉवल साउंड हो। तो यहां पे अस लिखा हुआ है तो अ की साउंड आ रही है, तो अमंगस्ट भी आ सकता है, वरना अमंग लिख रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, अमंग वैसे हर जगह पे इस्तेमाल हो जाता है जब भी आप 2 से ज्यादा के बीच की बात करो, अमंगस्ट सिर्फ और सिर्फ तब आता है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे मैम अमंगस्ट ही आना चाहिए, ये एरर वैसे तुम्हें मिलेगा भी नहीं, ठीक है, हार्डली मिलेगा, ये एरर मिलेगा भी नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही एप्लीकेबल है। अमंगस्ट का इस्तेमाल तुम कब नहीं कर सकते, अगर मैं लिखूं ही डिवाइडेड द स्वीट्स अमंगस्ट देम, यहां पर अमंगस्ट नहीं आ सकता। ठीक है, ये समझाना चाह रही हूं मैं आपको कि यहां पे अमंगस्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे द की साउंड है, ये वावल साउंड नहीं है, यहां अमंग ही आएगा, ये गलत है, यहां अमंग ही आएगा। हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि अमंग जो है वो हर केस में आ सकता है, वावल की साउंड हो या ना हो अमंग लगा दो, लेकिन अमंग सिर्फ तब आता है जब वावल की साउंड हो। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आ जाते हैं, इन और इनटू। इनका और इनटू का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है पोजीशन या स्टेट, इनटू का मतलब होता है मूवमेंट। सीधी सी बात है, अगर आप सराउंडेड हो, एनक्लोज्ड एरिया में हो, तो आप बोलते हो इन। जैसे कि अब इस पूरे कमरे के अंदर मैं हूं तो आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूं। तो अगर एक एनक्लोज्ड एरिया है, बाउंड्री है उसकी किसी भी तरीके से, तो इन बोला जाता है। जैसे कि मैं बोलूं आई लिव इन इंडिया, इंडिया की भी बाउंड्री है ना बेटा, उसकी भी हम एक बाउंड्री बनाते हैं, हालांकि तुम्हें ऐसे विजिबल नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, लेकिन बाउंड्री है। तो किसी भी एनक्लोज्ड एरिया के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर अगर आप हैं तो इन का इस्तेमाल होता है। क्लियर है। जैसे कि अगर ये पेंसिल है, ये अगर मेरे हाथ पे ऐसे है, तो ये किसी भी तरीके से क्या नहीं है बेटा, ये किसी भी तरीके से देखो एनक्लोज नहीं है ना, ये घिरी नहीं हुई है चारों ओर से। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके घेर लूं तो अब ये मेरी मुट्ठी के अंदर है, तो इन माई फिस्ट, ठीक है, या इन माई हैंड, ऐसे मैं बोलूंगी। क्लियर है। तो इन जो है वो स्थिति बताता है, पोजीशन बताता है कि किसी चीज की पोजीशन क्या है। इनटू बताता है कि मूवमेंट करके आप किसी चीज के अंदर जा रहे हो। क्लियर है। तो जैसे कि अगर यहां पर ये डब्बा है, मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बेटा एक बॉल रखी है, तो बॉल इस बॉक्स के अंदर रखी है, वो बॉल की पोजीशन है, तो हम बोलेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स, कि वो बॉल जो है उसकी पोजीशन क्या है, कि वो बॉक्स के अंदर है। जैसे कि द बुक्स आर
आर इन द बैग, बैग के अंदर है, चल के नहीं जा रही है वो बैग के अंदर रखी हुई है, वो उसकी पोजीशन या उसकी स्टेट है, तो इन बोलेंगे। लेकिन वहीं पे सोचो कि मैंने बॉल को ऐसे बाउंस किया, बाउंस करके बॉल एकदम से चली गई, कैसे, एकदम से डब्बे के अंदर। या फिर बास्केटबॉल खेलते तो है ना, मैंने एम किया, मैंने बॉल को फेंका और बॉल मूव करते हुए जाकर के बास्केट के अंदर गिरी, तो हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे द बॉल वेंट इनटू द बास्केट, या द बॉल वेंट इनटू द बॉक्स। यहां पे जैसे कैट है, अगर कैट है, सोचो कि कैट अगर एक डब्बे के अंदर बैठी है, एक डब्बा है बड़ा सा हमारे पास इतना, उसके अंदर कैट जाके बैठी हुई है, तो अगर वो बैठी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, द कैट इज सिटिंग इन द बॉक्स। लेकिन अगर बेटा वो देखो तो अभी मूव करके अंदर गई है, वो पहले से नहीं थी, वो बाहर कहीं पर थी, वो मूव करके अंदर गई, तो हम इनटू बोलते हैं, तो इनटू मूवमेंट के लिए आता है। क्लियर है? डन बेटा। देखो एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि रिवर जो था, जो नदी थी हमारे पास, ठीक है, वो नदी है, बह रही है, ठीक है। सो उस नदी के अंदर वो क्या हुआ, नदी के अंदर वो पहले से नहीं था, नदी के अंदर वो जंप करके गया है, तो यानी कि उसकी स्टेट जो है, उसकी पोजीशन जो है, वो ऑलरेडी इनसाइड द रिवर तो थी नहीं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर तब हम बोलते हैं कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि वो कहीं बाहर था और उसने एकदम से क्या करा, यहां पे था कोई इंसान और उसने एकदम जंप करते हुए यहां पर आ गया, अब वो, ठीक है, अब वो तैरते तैरते जो भी है जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जंप्ड इनटू, इनटू तब यूज करते हैं। अगला ऑन और ऑन टू, देखो दोबारा, ऑन का मतलब पोजीशन और ऑन टू का मतलब मूवमेंट। अब सोचो ये टेबल है, टेबल पे हमारी बिल्ली बैठी है, तो बेटा ये टेबल के ऊपर बैठी है, वो उसकी पोजीशन है, अभी चल के नहीं गई है, पहले से बैठी है। अगर ये पेंसिल है, मेरे हाथ के ऊपर रखी हुई है, तो अब भाई मैं क्या बोलूंगी, द पेंसिल इज ऑन माई हैंड, क्योंकि हाथ के ऊपर रखी है। हमेशा याद रखना, ऑन का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी चीज के सरफेस पे रखी हो चीज, कोई चीज किसी दूसरी चीज के सरफेस पे रखी हो, सरफेस टचिंग हो, टच होना चाहिए। तो अब यहां पर अगर ये मेरे हाथ के ऊपर घूम रही है, मंडरा रही है हवा में, तो ऑन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये मेरे हाथ के सरफेस, मेरे हाथ के सतह सरफेस ये है ना, इसके ऊपर रखी हुई है, तो मैं बोलूंगी ऑन। तो अब यहां पर कैट जो है वो टेबल के सरफेस पे उसके ऊपर बैठी है, हवा में मंडरा नहीं रही है, बैठी हुई है, सरफेस टच हो रहा है, तो हम बोलेंगे द कैट इज ऑन द टेबल, क्योंकि वो उसकी पहले से पोजीशन है। लेकिन अगर सोचो कि वो पहले से वहां नहीं बैठी थी, वो नीचे थी और नीचे से जंप करके वो ऊपर गई है, तो कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। तो अगर जंप करके या मूवमेंट करके किसी चीज के ऊपर जा रहे हो सरफेस पर, तो ऑन, किसी चीज के एनक्लोज्ड एरिया में अंदर जा रहे हो तो इनटू। ठीक है, क्लियर बेटा। अब आ जाता है एट और इन। एट, इन, ऑन, ये सभी जो है टाइम भी बताते हैं। एट और इन जो है टाइम भी बताते हैं। ये इन अभी आपने देखा था, इन जो है वो जगह भी बता रहा था। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो अगर किसी पोजीशन या मूवमेंट को बता रहा है तो आप अलग तरीके से यूज करते हैं, है ना, तब आप इन का इस्तेमाल करते हैं, तब एनक्लोज्ड एरिया के अंदर अगर बात हो। इन टाइम भी बताता है। ऑन जो है वो सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी है तो यूज होता है, और ऑन टाइम भी बताता है। तो कैसे बताता है, देखो एट जो है वो एग्जैक्ट टाइम बताता है और प्लेस बताता है। ठीक है, ये दोनों टाइम और प्लेस दोनों बताते हैं बेटा। इनका आप जान चुके हो कि इन प्लेस कैसे बताता है ना, जैसे कि ये पेंसिल जो है ये ऑन और ऐसे हो गई तो इन। ठीक है, सो ऐसे ही समझो कि एग्जैक्ट टाइम बता रहा है या प्लेस बता रहा है तो एट। टाइम और प्लेस जनरली अगर आपको पता चल रही है तो इन। कैसे, अगर मैं बोलूं कि मैं तुमसे कल बात करूंगी, ठीक है, मैं आपसे कल मिलूंगी, मैं कल मिलूंगी आपसे शाम को 4 बजे, तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आई विल सी यू टुमारो, मैंने ये नहीं बोला कि कल मिलूंगी, मैंने बोला कल तो मिलूंगी लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे मिलूंगी 4 बजे। तो वो क्या हो गया बेटा, तो वो हो गया कि यहां पर एग्जैक्ट टाइम बताया है तो आई विल सी यू टुमारो एट 4 PM। तो यहां पर ऐसे लिख देंगे हम एट। ठीक है, अब अगर प्लेस देखो, अगर कोई मेरे से पूछे कि यार तुम कहां हो, तुम कहां खड़े हो, है ना, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, जल्दी बताओ कहां खड़े हो, तो मैं बोलूंगी नहीं मैं तो बस स्टॉप पे हूं। तो मेरी लोकेशन क्या है, मेरी एग्जैक्ट प्लेस क्या है भाई, बस स्टॉप, आई एम एट द बस स्टॉप। देखो अब बस स्टॉप से ऐसा नहीं कि एकदम बस स्टॉप एकदम सामने वहीं खड़ी हूं, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हूं, बट मेरी लोकेशन तो वही है ना, बस स्टॉप लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, बस, तो फिर वही लोकेशन वही है, एट द बस स्टॉप, है ना। अब जैसे कि हम कई बार स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स को जैसे घर पे कोई आता होगा डिलीवरी करने के लिए, तो वो क्या बोलते हैं कि सर हम आपके दरवाजे पे खड़े हैं। इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो कहा जाएगा कि आई एम एट योर डोर स्टेप। एट योर डोर स्टेप यानी कि दरवाजा खोलोगे तो वहीं दरवाजे पे खड़े ऑर्डर लेकर के, तो एट का इस्तेमाल होता है।
ठीक है बेटा। अब यहां पे एट, इन और ऑन समझ लीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है एट। अब देखो मिडनाइट या नून, नून कब होता है, हम नून कब बोलते हैं, जब दोपहर के 12 बजते हैं। मिडनाइट कब बोलते हैं, जब रात के 12 बजते हैं। तो ये भी एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए नाम अलग दे दिया है मिडनाइट और नून, पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो एट इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए भी एट इस्तेमाल होता है। वेयर आर यू, आई एम एट दी हॉस्पिटल। ठीक है, कि मैं हॉस्पिटल में ही हूं अंदर। ठीक है, आया समझ में बेटा। अब वहीं पर इन का इस्तेमाल क्या कब होता है, जब आप थोड़ा बड़ा टाइम पीरियड बताना चाहते हो, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ठीक है, तब आप इस्तेमाल करते हो इनका। इनका इस्तेमाल साथ ही साथ तब भी होता है जब आप इन के साथ कोई ईयर बताना चाहते हो। ठीक है, इन कोई ईयर बताना चाहते हो या इनके साथ आप कोई मंथ बताना चाहते हो। ही वॉज बोर्न इन जून। ठीक है, आया समझ में, इन द ईयर 1947, या वी गॉट इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947। तो इस तरीके से आप इनके साथ ईयर भी लगाते हैं, इनके साथ आप मंथ भी लगाते हैं। ठीक है बेटा। और इनका प्लेस के लिए कब इस्तेमाल होता है, जब एनक्लोज्ड एरिया हो, जो मैं समझा चुकी हूं। ऑन का इस्तेमाल होता है कोई एक ओकेजन, अवसर के लिए, कोई एक दिन के लिए या कोई एक डेट के लिए। हमारे भारत को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, ऑन 15 अगस्त, क्योंकि वो एक दिन है। ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त जो है 4 दिन तक चलता है, वो एक दिन है। ठीक है, ऑन 15 अगस्त। वो उस दिन सोचो कि कोई बच्चा है जो सैटरडे को पैदा हुआ था, तो ही वॉज बोर्न ऑन सैटरडे, एक दिन है वो। ठीक है, अगर हम ओकेजन बोले तो हम, अगर मैं बोलूं आई विल वेयर अ रेड ड्रेस ऑन माई बर्थडे, तो ऑन बर्थडे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जन्म का दिन एक दिन है, एक अवसर है, पर वो एक ही दिन, एक दिन मनाया जाता है। ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस। ठीक है बेटा, तो ऑन का इस्तेमाल तब हम करते हैं। क्लियर है। अब आ जाता है ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जो बच्चों को समझ में नहीं आता, कि भाई अप एंड डाउन। ठीक है, अंडर और ओवर, अबव और बिलो, है ना। बच्चों को नहीं पता अबव और बिलो का फर्क क्या है, फिर उनको सबका मतलब लगता है ऊपर नीचे। अबव बिलो भी ऊपर नीचे होता है, ओवर अंडर भी ऊपर नीचे होता है, और अप और डाउन भी ऊपर नीचे होता है। लेकिन इन तीनों में भी फर्क है बेटा, ये तीनों साथ में यूज होते हैं, इन सबका मतलब ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन अलग फर्क है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। अप एंड डाउन नॉर्मली ऊपर नीचे हम बोलते हैं। ठीक है, ही वेंट अप, वो ऊपर गया, शी केम डाउन, वो नीचे आई। अप एंड डाउन आप जानते हो। प्रॉब्लम आती है ओवर एंड अंडर में। ओवर का मतलब है ऊपर, लेकिन किसी चीज की सतह के ऊपर टच होते हुए। जैसे कि सोचो तुम, अब सर्दियां हैं, तुम्हारी तबीयत, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, जैसे मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, और मैं बोलूं कि यार मुझे ना बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, प्लीज मेरे ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दो, तो मैं क्या बोलूंगी, प्लीज पुट अ ब्लैंकेट ओवर मी। ओवर मी का मतलब अब क्या हो गया, मैंने ओवर क्यों बोला, अप क्यों नहीं बोला, क्योंकि अप एंड डाउन नहीं यूज करेंगे। अप एंड डाउन जनरली यूज करते हो, ओवर हम तब बोलते हैं कि किसी चीज के ऊपर, वो भी सतह को छूते हुए। तो मेरे ऊपर जब ब्लैंकेट डाला जाएगा तो वो हवा में थोड़ी उड़ रहा होगा, वो मेरी बॉडी को टच करेगा ना, मेरी बॉडी सरफेस को मेरे ऊपर डाला जाएगा। सिंपल। आया बेटा समझ में। तो अब यहां पे ओवर का मतलब ये होता है कि सरफेस को टच करते हुए किसी चीज के ऊपर। वहीं पर बिलो अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, सरफेस को टच करते हुए किसी चीज के नीचे। जैसे कि शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो अगर हम यहां पर बोले तो ये क्या हो जाएगा, मानो कि ये एक पेड़ है, ठीक है बेटा, और इस पेड़ में यहां पर ये जमीन है आपकी, ठीक है, और यहां पर एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, यहां पे एक इंसान बैठा हुआ है। तो अब ये जो इंसान बैठा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, क्योंकि सरफेस भी टच हो रहा है और पेड़ के नीचे भी है, तो इसलिए हम अंडर द ट्री बोलते हैं। ठीक है, आया बेटा क्लियर कट आपको समझ में। प्लीज वेयर समथिंग अंडर योर जैकेट, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अपने जैकेट के अंदर कुछ मोटा कपड़ा पहन लो, तो जैकेट से भी तो टच हो रहा होगा, सरफेस टचिंग भी तो होगा। तो इसलिए आप समझो कि अगर हम सरफेस टचिंग बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ओवर और अंडर। अब सोचो कि फॉर एग्जांपल एक टेबल है, टेबल के ऊपर अगर तुम कपड़ा बिछाते हो, या टेबल क्लॉथ डाला जाता है ना टेबल के ऊपर, कि टेबल का कपड़ा डाल दिया जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि शी स्प्रेड। देखो जैसे बेड के ऊपर बेडशीट भी बिछाई जाती है, तो टू स्प्रेड द बेडशीट ओवर बेड, तो ओवर द बेड बोला जाता है बेटा। ओवर क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेड के ऊपर तुम बेडशीट को बिछा रहे हो, या टेबल के ऊपर अगर टेबल के कपड़े को बिछा रहे हो, तो ओवर द टेबल का मतलब ये इसलिए यूज होता है क्योंकि टेबल के सरफेस से वो कपड़ा टच हो रहा है और उसके ऊपर है। तो ऊपर, ओवर का
मतलब होता है ऊपर, लेकिन सरफेस को छूते हुए, किसी चीज के ऊपर और उसका सरफेस टच होना चाहिए। अंडर क्या होता है कि नीचे, लेकिन किस तरीके से, किसी चीज के नीचे पर सरफेस टच होना चाहिए। अबव एंड बिलो का मतलब क्या होता है बेटा? अबव बोलता है ऊपर, लेकिन किसी चीज से लेवल में ऊपर, और यहां पे बिलो जो है वो बोलता है नीचे, लेकिन किसी चीज के लेवल के नीचे। यानी कि अब तुम ना यहां पे कंपैरिजन के बेसिस पे ऊपर नीचे बोलते हो। अबव का मतलब है कि ये है, ये हमारा लेवल है, इसके कंपेयर में ऊपर, तो अबव हो जाएगा। अगर ये लेवल है, इसके कंपेयर में नीचे, तो वो बिलो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हम बोलते हैं ना अबव सी लेवल, तो सी लेवल, ओवर सी लेवल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भैया ओवर सी लेवल सेंस नहीं बन रहा है ना। तुम सी लेवल के ऊपर है क्या कोई चीज, छूते हुए सरफेस? नहीं। तुमने अगर अबव सी लेवल बोला है, तो यहां पे अबव सी लेवल का मतलब है कि सी लेवल को आपने, जितना भी है सी लेवल, सोचो कोई एक नंबर है, ठीक है, तो अब मुझे आइडिया नहीं कितना होता है, पर सी लेवल मान लो कि 10,000 10,000 है अगर सी लेवल, तो अगर ये है, तो ये जो सी लेवल है, इसके इतना ऊंचाई पर हो तुम, ठीक है। इसको मार्क बना के एक बेंचमार्क, एक लेवल एक सेट कर देते हैं हम, और उसके कंपैरिजन में कि इतना ऊपर हो तो अबव सी लेवल, और अगर उस सी लेवल से इतना नीचे हो तो अंडर, सॉरी बिलो, ठीक है, क्लियर है? ये होता है। तो अब ऊपर, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ओवर एंड अंडर का मतलब है किसी चीज से ऊपर सरफेस टचिंग, किसी चीज से नीचे सरफेस टचिंग। अबव एंड बिलो का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर मार्क से, उससे ऊपर या उससे नीचे। जैसे कि किसी इंसान को बुखार हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हिज टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वेंट अबव द नॉर्मल मार्क, ठीक है। तो अगर जैसे सोचो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंसानों का जितना होता है, राइट, उससे अगर ऊपर चला जाए तो अबव द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, राइट, तो अबव द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बिलो। अब यहां पे ये आपका बन जाता है, मैं कुछ एग्जांपल से और समझा देती हूं। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए, ओके एक सेकेंड, एग्जांपल, ओके चलो मैं यहां पे आपको एग्जांपल और बता देती हूं। अगर हम माने, एक और चीज आपको समझना है बेटा, अबव एंड बिलो में फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मुझे याद करने दो कोई बढ़िया सा एग्जांपल, हम बोल सकते हैं, ओके, हिज सैलरी इज अबव 10,000, ठीक है। अगर मैं बोलूं हिज सैलरी इज अबव 10,000, या मैं बोलूं बिलो 10,000, तो बेटा हमने एक मार्क सेट कर दिया ना, एक लेवल सेट कर दिया कि 10,000 से, अब इसके कंपैरिजन में उसकी सैलरी कम है तो बिलो, और इसके कंपैरिजन में अब ऊपर है तो अबव, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लियर बेटा। अब आ जाता है हमारे पास अगला, बिसाइड, और सॉरी बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। जैसे कि अब वो क्या हो सकता है, बिहाइंड का मतलब है पीछे, तो अब यानी कि जैसे माई कार इज पार्क्ड बिहाइंड अ बिग येलो ट्रक, कि मेरी गाड़ी एक बड़े से येलो ट्रक के पीछे पार्क्ड है, ठीक है। ओके, सो बिहाइंड का मतलब क्या बनता है? बिहाइंड का मतलब बनता है पीछे। अब जैसे टीचर्स बोलती है ना कि अरे द पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे जो इंसान बैठा है, तो बिहाइंड का मतलब पीछे होता है बेटा। अब बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब समझो। बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, यानी कि नेक्स्ट टू यू, या किसी इंसान के, नेक्स्ट टू समवन। तो बिसाइड जहां पे एस नहीं लगा, सिर्फ बिसाइड लिखा है, मतलब के बाजू में। द पर्सन सिटिंग बिसाइड यू, वो इंसान जो तुम्हारे बाजू में बैठा है। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी इन एडिशन। जैसे कि बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन स्पीक हिंदी एंड फ्रेंच, कि इंग्लिश के अलावा हिंदी और फ्रेंच, यानी कि इन एडिशन टू इंग्लिश, के इंग्लिश के साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूं, ठीक है। बिसाइड्स इंग्लिश यानी कि एडिशन, इंग्लिश के एडिशन में मैं ये दो भाषाएं भी बोल सकता हूं। तो बिसाइड्स जब लग जाता है तो वो बोलता है के साथ साथ, या के साथ साथ मत याद करना, इन एडिशन या के अलावा, और ये बोलता है कि बाजू में, द गर्ल सिटिंग बिसाइड यू इज प्रिटी। क्लियर बेटा। अगला आ जाता है वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन। अब मैं आपको ये तो हो गया बेसिक। अब मैं आपको जल्दी से कवर करवा देती हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसे शब्द जो कि प्रेपोजिशन उनके साथ नहीं यूज होते, ठीक है। एंटर के साथ कई बार होता क्या है, एग्जाम में यही एरर देखने को मिलते हैं बेटा। अब आपको हो सकता है एंटर के साथ इनटू लगा करके दे, भाई एंटर का मतलब ही क्या होता है, कम इनटू, तो इसका मतलब ही क्या होता है, एंटर का मतलब ही कम इनटू होता है। तो तुम एंटर के साथ भी इनटू लगा दोगे तो इसका मतलब है कम इनटू, गलत हो गया ना। जब इस शब्द का मतलब ही कम इनटू है तो इसके बाद एक और इनटू लगा रहे हो तो कम इनटू हो जाएगा। एंटर का मतलब है किसी चीज में प्रवेश करना, ठीक है।
एंटर का मतलब क्या है बेटा, किसी चीज में प्रवेश करना। तो ऑलरेडी एंटर का मतलब ही इनटू, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, मतलब इंक्लूडेड होता है। एंटर के अंदर इनटू वाला मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, एंटर के साथ इनटू नहीं लगता, सीधी सी बात है। तो एंटर इनटू गलत होगा, सिर्फ एंटर लिखा जाता है। ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम इन अ हरी, जल्दबाजी में क्लास के अंदर आया, तो ये सेंटेंस गलत है। सीधा क्या होना चाहिए, ही एंटर्ड द क्लासरूम इन अ हरी, सीधा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिटर्न बैक। रिटर्न का मतलब ही है कम बैक। रिटर्न का मतलब ही क्या है, कम बैक, वापस आना। तो रिटर्न का जब मतलब ही बैक है तो उसके साथ दोबारा से बैक क्यों लगा रहे हो, ये तो जबरदस्ती का हो गया ना, है कि नहीं। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है बेटा, ये क्या है, ये आपका पूरे तरीके से गलत है। और यहां पे रिटर्न सीधा अपने आप ऐसे ही लिखा जाता है। अब तो ये सेंटेंस जो आपके सामने दिया है वो क्या बोल रहा है, ही विल रिटर्न बैक फ्रॉम हिज ट्रिप, तो ये गलत है। आंसर क्या बनना चाहिए, ही विल रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप, क्योंकि ऑलरेडी बेटा रिटर्न का मतलब ही क्या है कि वापस आएगा। तो तुम जब उसका मतलब ही है वापस आएगा, तो तुम ये क्यों बोल रहे हो वो वापस आएगा वापस आएगा, दो बार क्यों रिपीट करना, अलग से क्यों यूज करना रिटर्न बैक, तो ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्वेस्टिगेट इनटू। इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है किसी चीज में जांच पड़ताल करना, इंक्वायर इनटू। इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है कि किसी चीज के अंदर इंक्वायर करना, ठीक है। इसका मतलब ही क्या होता है बेटा, कि किसी चीज के अंदर जांच पड़ताल कर रहे हो, छानबीन करना किसी चीज के अंदर। तो यहां पे इन्वेस्टिगेट के अंदर ऑलरेडी मीनिंग इंक्लूडेड होता है, इनटू का अलग से नहीं लगाते, सीधा सीधा इन्वेस्टिगेट लिखा जाता है। सो आप क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेट यूज करेंगे। एंड अगर आपको इन्वेस्टिगेट इनटू दिया है तो वो गलत है। सो अब आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, देखो, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, रॉन्ग, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस, सिंपल, ठीक है। इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता, क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, डिस्पाइट ऑफ। अरे डिस्पाइट ऑफ कभी यूज नहीं होता, बच्चे बड़े यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। डिस्पाइट करेक्ट है, ठीक है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, क्यों, क्योंकि पता है रीजन ये है कि डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। आप इंस्पाइट यूज कर रहे हो तो इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाओगे, ये करेक्ट है, इंस्पाइट ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन या तो इंस्पाइट ऑफ बोलो या डिस्पाइट बोलो, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, समझे, क्योंकि डिस्पाइट का मतलब बावजूद, के बावजूद, ये इनका मतलब क्या होता है, इंस्पाइट का मतलब, इंस्पाइट हमेशा देखो, इंस्पाइट कभी भी बिना ऑफ के नहीं आता। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सुनने में सेम है ना, इंस्पाइट डिस्पाइट, तो सोचते हैं दोनों के साथ ऑफ आएगा। डिस्पाइट जो है वो बोलता है के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ बोलता है के बावजूद, तो इनका मीनिंग सेम है, बस इतना है डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ठीक है, इंस्पाइट के साथ लगता है। तो या तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिखोगे, डिस्पाइट ऑफ, ये गलत है, या तो ऐसे लिखोगे डिस्पाइट बीइंग रिच शी इज अनहैप्पी, या तो ऐसे लिख दो, ठीक है, कि अमीर होने के बावजूद खुश नहीं है, या फिर ऐसे लिख दो कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी इज अनहैप्पी, सेम चीज आ जाएगी। तो बेटा इन स्पाइट ऑफ यूज करो या डिस्पाइट यूज करो, इनको एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो, मीनिंग सेम है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। यहां पर भी मैं वही कह रही हूं कि इंक्वायर इनटू बोलो या फिर इन्वेस्टिगेट बोलो, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू मत लगाओ, या तो ऐसे बोलो द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप क्या नहीं करोगे, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगाओगे। चलो अगला, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में बताना, ठीक है, किसी चीज के बारे में बताना। तो अबाउट इसके साथ अलग से यूज नहीं होता, क्योंकि उसके मीनिंग के अंदर ही अबाउट ऑलरेडी है, उस शब्द के अंदर ऑलरेडी अबाउट का मीनिंग घुसा हुआ है। जब डिस्क्राइब के अंदर ऑलरेडी अबाउट का मीनिंग घुसा हुआ है तो उसके साथ अबाउट नहीं लगाया जाता, ठीक है बेटा। तो ये जो है डिस्क्राइब अकेले यूज होता है, डिस्क्राइब अबाउट नहीं यूज करते। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने यहां पे ये दिया गया है, ठीक है, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज सिचुएशन, तो ये गलत हो जाएगा, ही डिस्क्राइब्ड हिज सिचुएशन, उसने अपनी सिचुएशन बताई, तो उसका मतलब ही डिस्क्राइब का हो जाता है कि सिचुएशन के बारे में बताना। लेकिन देखो डिस्क्राइब, अगर डिस्क्राइब के बाद कोई चीज लिखी हुई है तब आप टू या फॉर लगा सकते हो, यानी कि अगर कोई चीज किसी इंसान को डिस्क्राइब करी जा रही है तब आप टू या फॉर लगा सकते हो। अगर ऐसा कुछ लिखा है, मान लो कि ही डिस्क्राइब्ड द प्रॉब्लम, तब आप यहां लिख सकते हो टू मी। देखो डिस्क्राइब के तुरंत बाद कोई नहीं आता, मैं पहले क्या बता रही हूं आपको, मैं आपको कहना चाह रही हूं कि डिस्क्राइब के तुरंत बाद बेटा आप
डिस्क्राइब के तुरंत बाद आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। डिस्क्राइब के बाद ऐसा लिखा है कि कोई चीज डिस्क्राइब करी, प्रॉब्लम डिस्क्राइब करी, है ना, किसको, मुझको, तब आप टू लगा सकते हो या फॉर आ सकता है, ठीक है, तब ऐसा लगा सकते हैं। अगला देख लो, डिस्कस। डिस्कस का मतलब ही है किसी चीज के बारे में चर्चा करना, ठीक है। तो डिस्कस के साथ हम क्या नहीं करते, अबाउट नहीं लगाते। डिस्कस अपने आप में अकेले आता है, ठीक है बेटा। तो ये जो है ये गलत है। अब देखो, दे डिस्कस्ड अबाउट द प्लान, ये तो गलत हो गया, है ना। सिंपल क्या होगा, दे डिस्कस्ड द प्लान, ये होगा करेक्ट आंसर। अबाउट नहीं आएगा। लेकिन वही दोबारा से बात है कि डिस्कस अगर किसी चीज के डिस्कस कर रहे हो किसी इंसान के साथ, तब विद लगा सकते हो, यानी कि शी डिस्कस्ड द प्लान विद मी, तब बोल सकते हैं। भाई डिस्कस के तुरंत बाद अबाउट नहीं लगाना तुम्हें। अब देखो क्या है, दे डिस्कस द प्लान, अगर यहीं पे मैं लिख दूं दे डिस्कस द प्लान विद द मैनेजर, तब आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्कस है किसी चीज को डिस्कस करा है किसी के साथ, तब आप ये प्रेपोजिशन लगा सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन अबाउट। एक्सप्लेन का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में बताना, है ना, एक्सप्लेन करना। तो यहां पर अबाउट जो है वो दोबारा से गलत है, राइट। एक्सप्लेन के साथ सीधा सीधा एक्सप्लेन ही यूज होता है ना, एक्सप्लेन ही करेक्ट है। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम, रॉन्ग। कैन यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सप्लेन, अब देखो दोबारा से, अगर आप कोई चीज किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, कैन, जैसे कि दोबारा से यही सेंटेंस लिखती हूं, कैन यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू मी, तब, ठीक है, तब ये ऐसे बन सकता है। सो कोई चीज एक्सप्लेन करना किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, तब टू लगता है। तो एक्सप्लेन के बाद तुरंत कोई अबाउट या ऐसा कुछ प्रेपोजिशन नहीं आता। अब देखो एडवाइस। अब मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेते, जैसे कि एडवाइज्ड, आस्क, बेग, इनवाइट, टेल, इनके बाद टू प्रेपोजिशन नहीं आती। क्यों नहीं आती? तुमने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा है, मैंने बताया था ना कि ही एडवाइज्ड, तो आप अगर ऐसा लिख रहे हो ही एडवाइज्ड, इनके बाद आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। इनके बाद आपको, ये क्या है, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनके बाद आपको यूज करना पड़ेगा क्या, इनके बाद आपको यूज करना पड़ता है कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है इनको। तो ही एडवाइज्ड मी ऐसा लिखोगे। अगर तुमने ऐसे लिख दिया कि ही एडवाइज्ड टू मी, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन आया, प्रेपोजिशन ने आते के साथ ही ये नाउन प्रोनाउन जो है उसको अपना बना लिया, ये इसका हो गया, तो अब इस बेचारे को तो कोई ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, इस वर्ब को तो ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं। तो इसलिए मैंने जब आपको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाई थी तो मैंने बोला था बेटा कि एडवाइज्ड, आस्क या आस्क्ड लिखा हो या टोल्ड लिखा होता है ना, तो टेल का फॉर्म होता है ना टोल्ड, तो टोल्ड के बाद टू नहीं लगाते कभी भी, ठीक है। अगला देखो, प्रपोज, से, सजेस्टेड के बाद टू लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा ही सेड, तो हम सेड के बाद हमेशा टू लगाते हैं, ही सेड टू मी, और फिर हम लिखते हैं आई एम गुड। तो हम क्या करते हैं, सेड के बाद हमेशा टू लगाते हैं, क्योंकि ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनको अपने बाद कोई नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं होता। जो इनको नहीं चाहिए तो बीच में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए तो बीच में प्रेपोजिशन को डालो, प्रेपोजिशन आएगा तो वो उसको अपना खुद का नाउन प्रोनाउन को अपना खुद का ऑब्जेक्ट बना लेगा, इसके पास होगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो है प्रपोज्ड, सजेस्टेड, से या सेड, इनके साथ टू लगता है। क्लियर है बेटा? अब यहां पे वर्ड्स जिनके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशन आती है, इसको थोड़ा सा समझ लो, मैं आपको एग्जांपल से समझाती रहूंगी। आर्ग्यू, अगर किसी इंसान के साथ बहस हो रही है तो विद लगाओगे, किसी चीज के ऊपर बहस कर रहे हो तो ओवर लगाओगे। जैसे कि ही आर्ग्यूड विद मी, ही वॉज आर्ग्यूइंग over the political matters। तो अब आप समझ रहे हो, किसी चीज, किसी इंसान से आर्ग्यू करना तो आता है विद, किसी चीज पे आर्ग्यू करना, पॉलिटिकल मुद्दों पे आर्ग्यू कर रहा है तो आता है ओवर। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास अटेंड ऑन। अटेंड का मतलब होता है केयर,
ठीक है, टू पे अटेंशन, तो अटेंड ऑन, अगर किसी इंसान की केयर कर रहे हो तो ऑन आएगा, किसी चीज की केयर कर रहे हो तो टू आएगा। कैन यू अटेंड ऑन माई चिल्ड्रन, क्या तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखोगे, तो ये हो गया ऑन। ठीक है, आई एम अटेंडिंग ऑन दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मैं इन डॉक्यूमेंट्स का, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रख रही हूं, तो अटेंड आ गया। ठीक है, ऑन सॉरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट, अटेंडिंग टू होगा, सॉरी ऑन क्यों लगा दिया मैंने, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, अटेंडिंग टू। ठीक है बेटा, चल अगला, अपोलोजाइज, अगर किसी इंसान से माफी मांग रहे हो तो टू, किसी चीज के लिए मांग रहे हो तो फॉर। आई अपोलोजाइज्ड टू हिम, मैंने उससे माफी मांगी। आई अपोलोजाइज्ड फॉर माई बैड बिहेवियर, मैंने अपने बैड बिहेवियर के लिए माफी मांगी। तो किसी चीज के लिए माफी फॉर, किसी से माफी टू। ठीक है बेटा, एंग्री एट अ थिंग, किसी चीज पे गुस्सा हो तो एट, ही इज एंग्री एट द सिचुएशन, वो सिचुएशन पे गुस्सा है। पर किसी से गुस्सा हो तो विद, ही इज एंग्री विद मी। आया समझ में, तो इसके साथ इसके साथ विद और इसके साथ एट। चलो अगला आता है कंप्लेन, तो यहां पर ध्यान रखना, कंप्लेन अगर किसी की कंप्लेन कर रहे हो किसी से, ठीक है, मैं लिख देती हूं यहां पर, किसी से शिकायत करना, अगर किसी से शिकायत कर रहे हो तो टू, किसी के खिलाफ, अगेंस्ट, खिलाफ शिकायत करना, तो आप अगेंस्ट यूज करते हो। ठीक है, किसी चीज के बारे में शिकायत करना। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, है ना, ये क्लियर है। तो अब यहां पे देखो, कंप्लेन टू समबडी, किसी से शिकायत करना तो टू लगाओगे, कंप्लेन कर रहे हो किसी चीज के खिलाफ या किसी इंसान के खिलाफ तो अगेंस्ट लगाओगे, कंप्लेन कर रहे हो किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में तो ऑफ या अबाउट लगाओगे। ये सेंटेंस देखो, इसके अंदर सब अच्छे से एक ही सेंटेंस में पूरा लिखा हुआ है। जैसे कि ही कंप्लेंट, कंप्लेन करी किससे, टीचर से कंप्लेन करी, किसी से शिकायत करी तो टू लगा दिया, किसके खिलाफ शिकायत करी, राहुल के खिलाफ शिकायत करी तो कंप्लेंट अगेंस्ट राहुल, किस चीज के बारे में शिकायत करी, उसके बुरे बिहेवियर के बारे में तो उसके अबाउट हिज बैड बिहेवियर। सिंपल, तो ये होता है आपके अलग अलग जब आप प्रेपोजिशंस यूज करते हैं तो। डन है बेटा, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस वाज द लेक्चर, जो होता है यहां खत्म। अब आपको इसके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उससे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी सेशन कैसा लगा मुझे बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।